स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 सितंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार की नई वोटर लिस्ट आज जारी हो सकती है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली। आप अपना नाम ऑनलाइन भी देख सकते हैं। जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज होगा, जब चुनाव आयोग द्वारा इसे ऑनलाइन जारी किया जाएगा, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि मतदाता सूची के प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के पास भौतिक रूप से उपलब्ध रहेगी। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि नई मतदाता सूची में लगभग 7 करोड़ 30 लाख वोटरों के नाम शामिल हो सकते हैं, जिसमें 14 लाख नए वोटर्स जुड़ सकते हैं। वहीं पर आपको बता दें कि बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया जून 2025 में शुरू हुई थी, जिसमें सभी 7 करोड़ 89 लाख मौजूदा मतदाताओं को फॉर्म दोबारा भरने का निर्देश जारी किया गया था। ड्राफ्ट सूची 1 अगस्त को जारी की गई थी, जिसमें 7 करोड़ 24 लाख नाम जुड़े थे वहीं पर और 65 लाख नाम हटा दिए गए थे। अब नई वोटर लिस्ट जारी होने के साथ ही चुनावी प्रक्रिया में तेजी आएगी। वहीं पर चुनाव आयोग का दौरा 4 से 5 अक्टूबर को होगा। बिहार में मुख्य निर्वाचन आयोग और दोनों चुनाव निर्वाचन आयुक्त शामिल रहेंगे। दोस्तों आई लव मोहम्मद अभियान अब बिहार तक पहुंच गई है। घरों में पोस्टर लगाने पर बिहार के एक युवक की यानी कि हाजीपुर के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं कि एक मुस्लिम युवक ने अपने घरों में आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर चिपकाया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। जब पोस्टर लगाने की सूचना पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और पकड़े गए युवक के साथ लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। वहीं पर मोहल्ले में तनाव का माहौल है। जी हाँ, फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है। घटना की सूचना पर सदर एसडीपीओ ने वन सुबोध कुमार, नगर थाना अध्यक्ष सिकंदर कुमार, गंगा ब्रिज थाना सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मिल रही जानकारी के अनुसार हाजीपुर जिला के जटुआ के एक मोहल्ला में एक युवक आई लव मोहम्मद लिखा पोस्टर चिपका रहा था। पोस्टर चिपकाते स्थानीय लोगों ने उस युवक को देखा और इसकी सूचना हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों को दी गई। सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के प्रकाश पांडे, सोनू कुमार, डॉक्टर राकेश सहित अन्य लोग मौके पर पहुंच करके युवक को पोस्टर चिपकाते समय पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं पर हिंदू संगठन की सूचना पर मौके पर एसडीपीओ सुबोध कुमार, नगर थाना अध्यक्ष समेत कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंच करके आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। जी हाँ, यानी कि आई लव मोहम्मद पोस्टर चिपकाने पर युवकों के साथ कार्रवाई हुई है और उसके साथ मारपीट की है हिंदू युवकों द्वारा, हिंदू संगठन के युवकों द्वारा। दोस्तों पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला है। दरअसल बात है कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला। पप्पू यादव ने पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर को सीधी चुनौती देते हुए उन पर जनता को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर जी, आप लोगों को उल्लू बनाना बंद कीजिए। आप जो वादा 2 महीने में पूरे करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से लाएंगे। जब प्रशांत किशोर के हालिया खुलासे पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि प्रशांत किशोर केवल अधिकारियों का खुलासा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जमीनी हकीकत से कोई भी मतलब नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पास के एक गांव की नदी में डूब जाने पर भी पीके ने 1 रुपये भी मदद नहीं की, जबकि उन्हें खुद 50 लाख देने पड़े थे। चारा चोर से भी बड़ा चोर प्रशांत किशोर है, ये कहना मेरा नहीं है। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही यहाँ की राजनीति में सियासी घमासान तेज हो गया है। अलग अलग दल जनता को सौगातों की रेवड़ियां बांट रही है, तो फिर वहीं पर कभी उन्हें अपने नए म्यूजिक वीडियो से आकर्षित कर रही है। इस बीच अब पटना में पोस्टर वार भी शुरू हो गई है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना में कुछ पोस्टर लगाए गए हैं। ये विवादित पोस्टर किस दल ने लगाए हैं, अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। यह प्रशांत किशोर काफी समय से लगातार एनडीए नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। अब पटना की सड़कों पर उनके खिलाफ भी विवादित पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में
प्रशांत किशोर पर जमीन घोटाले और शराब कारोबार से जुड़ाव जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। एक पोस्टर में लिखा गया है कि चारा चोर से भी बड़ा चोर प्रशांत किशोर, जनता से चंदा के नाम पर ठगा पैसा, 32 करोड़ में खरीदी जमीन। वहीं दूसरी पोस्टर में उन्हें वितरक जन शराब नेता बताया है। जहां पटना की सड़कों पर लगे इन पोस्टरों पर किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं है, लेकिन जनतंत्र मोर्चा के नाम से लगाए जाने का दावा किया जा रहा है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचार से जुड़े हुए नए खुलासे करने वाले हैं। इससे पहले हुए बीजेपी और फिर जेडीयू के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। दोस्तों, नवरात्रि में पूरे देश में मंदिरों में आस्था का सैलाब नजर आता है। आस्था ऐसी कि मंदिरों में पूजा करने के लिए लोग घंटों कतार में खड़े रहते हैं, या कई बार तो ऐसा होता है भीड़ की वजह से उनको दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी आस्था में किसी तरह की कमी नहीं आती है। जहाँ ऐसा ही आस्था का मंदिर बिहार के कैमूर जिले में चैनपुर में स्थित हरसू ब्रह्म स्थान की है। इस मंदिर को लेकर के बताया जाता है कि नवरात्रि के दौरान यहाँ पर भूतों का मेला लगता है। इसके लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। इतना ही नहीं, इस मंदिर को भूत पिचास का सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि कितना भी बिगड़ैल भूत पिचास हो, बाबा के दरबार में शांत हो जाता है। ऐसे में यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से अपनी परेशानी दूर करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। वहीं पर हरसू ब्रह्मा धाम की कहानी वर्षों पुरानी है। बाबा हरसू जो कि जाति के ब्राह्मण थे, वह राजा सालिवान के राज्य पुरोहित थे। राजा को कोई संतान नहीं था, जिसको लेकर के हरसू जी राजा को सलाह दी थी कि आप दूसरी शादी कर ले। लेकिन जब शादी हुई तो फिर इससे पहली रानी नाराज हो गई और राजा से कह करके हरसू बाबा के महल को ध्वस्त कर दिया। इस घटना से हरसू बाबा नाराज हो गए और उन्होंने राजा और फिर उनके राजपाट का विनाश कर डाला और खुद भी शरीर को त्याग कर दिया। ऐसे में लोगों की आस्था हरसू बाबा को लेकर के काफ़ी बढ़ गई है और शरीर त्याग के बाद वहीं पर लोगों ने ब्रह्म स्थान बना दिया और पूजा अर्चना शुरू हो गई। वहीं पर धीरे धीरे ये लोगों की आस्था और भी बढ़ गई, अंधविश्वास दूर दूर तक फैल गई और ये दूर दूर तक फैल गई। हाँ, अब विज्ञान के युग में लोग अंधविश्वास के साथ जीने को मजबूर हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं के बीच ये मान्यता हो गई है कि यहाँ पर आने से बड़े रोग और भूत प्रेत बाबा ठीक कर देते हैं। आपको बता दें कि सरकार लगातार अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं और डॉक्टर के पास जाने के बदले ओझा गुनी के पास जाते हैं। पूरी नवरात्रि अंधविश्वास से भरे लोगों का जमावड़ा लगता है। ये आस्था है या फिर अंधविश्वास, आप फैसला कीजिए। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है और फिर यहाँ पर आरोपों की राजनीति शुरू हो गई है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जिस तरह से एक के बाद एक आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं, उससे बिहार में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। जहाँ वह बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से लेकर के एनडीए के कई नेताओं पर आरोप लगा चुके हैं। अब बीजेपी नेता और फिर सांसद संजय जायसवाल ने भी कहा कि अगर प्रशांत किशोर ने माफी नहीं मांगी तो फिर मानहानि का केस करेंगे। जहाँ संजय जायसवाल ने कहा कि प्रशांत किशोर झूठे आरोप लगा रहे हैं। जब वो मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं तो फिर मैं ये मान करके चल रहा हूं कि वे जिन पर भी आरोप लगा रहे हैं वे सभी झूठे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी दस्तावेज मीडिया के सामने में रखे हैं। प्रशांत किशोर के आरोप झूठे हैं, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पर हत्या और करप्शन का आरोप लगाया है, तो जेडीयू के नेता और मंत्री अशोक चौधरी पर भी 200 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर दिलीप जायसवाल से पैसे लेकर के फ्लैट खरीदने का आरोप जरा है, तो फिर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर फर्जी डिग्री का आरोप लगाया है। वहीं पर अब प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर शिल्पी गौतम पर गलत काम केस में आरोपी होने का आरोप लगाया है और कहा है कि अब उन्हें गलत तरीके से नाबालिग बता करके जेल से बाहर निकाला गया है और नाम भी बदला गया। साथ ही साथ कहा गया है कि उस वक्त सम्राट चौधरी आरजेडी में थे। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को मानहानि का नोटिस दिया है, तो फिर वहीं पर प्रशांत किशोर ने नोटिस वापस लेने को कहा है और नोटिस वापस ना लेने पर और बड़ा खुलासा करने की चेतावनी दी है। वहीं पर इन आरोपों ने जहां पर बीजेपी की चिंता बढ़ाई है, वहीं पर ये आरोप बीजेपी के साथ ही साथ विपक्ष को भी घेर रहे हैं। बीजेपी लगातार आरजेडी पर जंगल राज के नाम पर हमला कर रही है और लोगों को जंगल राज की याद दिला रही है। अब प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी के बहाने आरजेडी को भी घेर रही है और बीजेपी को भी।
दोस्तों, बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जेवीसी ने टाइम्स नाउ पर ताजा सर्वे पेश किया है। सर्वे में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चेहरे के सवाल पर नीतीश कुमार ने 27 मतों के साथ बढ़त बनाए हुए रखी है। वहीं पर उनके मुख्य प्रतिद्वंदी तेजस्वी यादव को 25% समर्थन मिला है। सर्वे में प्रख्यात राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर को 15% वोट मिले हैं, जबकि चिराग पासवान को 11%, सम्राट चौधरी को 8% और भाजपा के किसी अन्य उम्मीदवार को 5% समर्थन प्राप्त हुआ है। महागठबंधन के अन्य उम्मीदवार को 9% समर्थन मिला। वहीं पर विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है और चुनावी रणनीतियों के आधार पर अंतिम परिणाम बदल सकते हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी चुनाव में या तो पहली होगी या फिर आखिरी। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को लेकर के सनसनीखेज दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू 25 से कम सीटों पर सिमट जाएगी। बीजेपी को भी नुकसान होगा, जबकि विपक्ष का गठबंधन तीसरे स्थान पर रहेगा। पर चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी जनसुराज सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वहीं पर एक निजी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने जोर देकर के कहा कि हमारी पार्टी इस चुनाव में या तो पहले होगी या आखिरी, बीच का कोई रास्ता नहीं। उन्होंने कहा कि वे जमीन पर बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जेडीयू नेता और फिर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें मानहानि का नोटिस भेजने की बात कही है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि केवल नोटिस भेजने से कोई भी बरी नहीं हो जाता। मैंने उन पर 200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अशोक चौधरी को बताना चाहिए कि उन्होंने जमीन खरीदी या नहीं, और अगर खरीदी तो अपने पीए के नाम पर क्यों खरीदी। उन्होंने सवाल किया है कि क्या जेडीयू के नेता कानून से ऊपर है, और जवाबदेही नहीं है। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि वरिष्ठ नेता स्वयं पहले कहते थे कि यदि उनकी पार्टी के किसी नेता पर आरोप लगे तो फिर उन्हें स्पष्टीकरण देकर के इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कि नीतीश कुमार को लेकर के प्रशांत किशोर ने बात कही है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार पहले कहते थे कि अगर उनके किसी नेता पर आरोप लगे तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। वहीं पर प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि नीतीश कुमार अब राज्य प्रशासन को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। यह नीतीश कुमार शायद खराब व्यक्ति ना हो, लेकिन उनके आसपास के नेता और फिर अधिकारी लूट मचा रहे हैं। अगर नीतीश चोर नहीं है तो कौन चोरी कर रहा है। वहीं पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि वे अगले 4 या फिर 5 दिनों में तय करेंगे कि वे खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका परिवार चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। जहां उन्होंने कहा है कि मेरी पत्नी डॉक्टर है और कभी कभार आती है, और मेरा छोटा बेटा है। उन्होंने ये भी दोहराया है कि जनसुराज किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगा। पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि एआईएमआईएम धार्मिक राजनीति करती है और जनसुराज इससे दूरी बनाए रखेगा। वहीं पर प्रशांत किशोर ने चुनाव वाले राज्य में महिलाओं को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की बिहार सरकार की योजना को भी सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कोई गेम चेंजर नहीं बल्कि महज एक घूस है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने कहा कि 2 घंटे सलाह देने के लिए 11 करोड़ रुपए लेते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के 5 बड़े नेताओं पर हमले कर रहे प्रशांत किशोर ने कंसल्टेंसी से होने वाली करोड़ों की कमाई की झलक दिखा दी है। उन्होंने बताया है कि पिछले 3 साल में राजनीतिक पार्टियों और कॉरपोरेट हाउसों को सलाह देने के बदले उन्होंने 241 करोड़ रुपए की फीस ली है और इस आय पर 51 करोड़ रुपए का जीएसटी और आयकर भी जमा कराया है। प्रशांत किशोर ने बताया है कि इसी कमाई से उन्होंने जनसुराज पार्टी को 98 करोड़ रुपए का चंदा भी दिया है। जी हाँ, वहीं पर सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल सवाल पर सवाल पूछ रहे प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी की फंडिंग पर संजय जायसवाल समेत कई नेताओं ने प्रश्न उठाया था। वहाँ पर अशोक चौधरी पर आरोपों की तीसरी और फिर सम्राट चौधरी पर आरोपों की दूसरी किस्त जारी करने से पहले प्रशांत किशोर ने 3 साल की कमाई और उस पैसे के खर्च का हिसाब दिया है। यह बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के नेताओं के खिलाफ प्रशांत किशोर ने कई हफ्तों से मोर्चा ही खोल दिया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी के कुछ चुटभैया लोगों ने सवाल उठाया है कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आता है। जब पटना में जमीन खरीदी है, सेल कंपनी है, मीडिया भी पूछ रही है कि जनसुराज के पास पैसा कहां से आता है। जैसे सावन के अंधे को सब हरियाली ही दिखती है, वहीं पर बिहार के चोर नेताओं को सब चोर दिखता है। बिहार के लोग जान ले कि जनसुराज पार्टी को पैसा कहां से आया है, किस माध्यम से आया है और वह कहां खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा है कि पैसा सरस्वती से आता है, उनके माध्यम से आता है, जिनकी
भी हमने मदद की है वह पैसा देते हैं। बिहार में नई व्यवस्था बनाने के लिए किसी बालू माफिया, शराब माफिया, भ्रष्ट लोगों की मदद ना लेनी पड़े। गरीब से गरीब आदमी में भी अगर जज्बा है, ताकत है, चुनाव लड़ाया जा सकता है तो इसके लिए जनसुराज के पास साधन होना चाहिए। इसके लिए हमने लोगों से पैसे मांगना शुरू कर दिए हैं। जब अभियान शुरू किया था तब तय किया था कि बिहार के लोग पैसा दे या ना दे, मैं अपने जीवन का सब कुछ बिहार की व्यवस्था सुधारने में लगाऊंगा। सनातन धर्म में कहा जाता है कि दान की चर्चा नहीं करनी चाहिए, इसलिए पहले नहीं बताया था। उन्होंने कहा है कि हमको पैसा दो जगहों से मिलता है। एक जिसको हम लोग सलाह देते हैं, जिसको आप लोग राजनीतिक कंसल्टिंग कह लीजिए, या जो भी आदमी हमसे सलाह मांगता है। जीवन में कभी किसी से फीस नहीं लिया, लेकिन जब बिहार का अभियान शुरू किए तो फिर ये तय किया है कि अब हम फीस लेंगे, क्योंकि हमको समाज के लिए पैसा चाहिए। वहीं पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2021-22 से जिसने भी प्रशांत किशोर से मदद ली है, जिसने भी सलाह लिया है, चाहे वह कंपनी हो या पॉलिटिकल पार्टी, किसी कंपनी या फिर बड़े बिजनेस हाउस को भी सलाह चाहिए तो फिर मैं फीस लेता हूँ। वहीं पर पिछले 3 साल में मेरे बैंक खाते या फिर मुझसे जुड़ी हुई संस्थानों के खाते में कुल 241 करोड़ रुपए फीस के तौर पर आए। इस पर 30 करोड़ 95 लाख रुपए GST का भुगतान किया गया। वहीं पर 98 करोड़ 75 लाख रुपए जनसुराज को डोनेशन में दिया। जो बच गया खर्च होने के बाद उस पर 20 करोड़ आयकर दिया। सलाह देते हैं तो फिर उसका पैसा लेते हैं, सैकड़ों करोड़ लेते हैं, चोरी नहीं करते हैं, सरस्वती का खाते हैं, चेक से पैसा लेते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में पैसा कमाने नहीं आए हैं, अपने खून पसीने की कमाई लगा रहे हैं कि बिहार में गरीब से गरीब आदमी भी सुधार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो फिर उसे पैसे के लिए पीछे ना हटना पड़े। अगले 10 साल तक जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी, शरीर बेचकर भी पैसा लगाना होगा तो फिर लगाएंगे, लेकिन बिहार में चोरी की राजनीति को खत्म करके ही दम लेंगे। वहीं पर प्रशांत किशोर ने नवयुग का कंस्ट्रक्शन से जनसुराज पार्टी को मिले 11 करोड़ के चंदे को स्वीकार किया है और कहा है कि ये कोई घूस का पैसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस कंपनी को उन्होंने 2 घंटे सलाह देने के एवज में 11 करोड़ रुपए जनसुराज पार्टी को दान देने में के लिए कहा गया था। वहीं पर प्रशांत किशोर इस हिसाब से सलाह देने के लिए 1 घंटे का 5 करोड़ 50 लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं। जहाँ उन्होंने कहा कि 11 करोड़ 2 घंटा का लिए हैं। जहाँ उनको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, जहाँ उनको सलाह चाहिए था तो फिर हमने कहा कि पार्टी को 11 करोड़ डोनेट करो तो 2 घंटा सलाह देंगे। ये बिहार के लड़के की ताकत है। चोरी नहीं करते हैं, जब घूस नहीं लेते हैं, मेहनत करते हैं और फीस लेते हैं। खर्च काट करके जो पैसा बचता है पार्टी को दान कर देते हैं। दोस्तों, अब छठ पूजा पर घर जाने में टिकट की मारामारी नहीं होगी, क्योंकि रेल मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। नवरात्रि के पावन अवसर पर भारतीय रेलवे ने बिहार को 7 नई ट्रेनों की सौगात दी है। वहीं पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छठ पूजा के लिए ट्रेनों को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि छठ के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। वहीं पर इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल मंत्री ने 3 अमृत भारत समेत 7 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इसमें मुजफ्फरपुर चरलापल्ली जंक्शन, दरभंगा मदार जंक्शन और फिर छपरा आनंद विहार टर्मिनल 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल है। वहीं पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में बिहार की रेल विकास की यात्रा पर प्रकाश डाला है और इसे GST बचत उत्सव से जोड़ा है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा है कि नवरात्रि के पावन पर्व पर PM मोदी ने GST बचत उत्सव का उपहार दिया था और अब PM मोदी के नेतृत्व में रेलवे में तेजी से काम किया जा रहा है। इसी के तहत बिहार को आज 7 नई ट्रेनों की सौगात दी जा रही है, जिनमें 3 अमृत भारत ट्रेन शामिल। वहीं पर उन्होंने आगे कहा है कि मुजफ्फरपुर चरपाली जंक्शन, दरभंगा मदार जंक्शन और फिर छपरा आनंद विहार टर्मिनल के बीच 3 नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू की जा रही है। इसके अलावा 4 पैसेंजर ट्रेनें भी आज से शुरू की गई है। वहीं पर PM मोदी और फिर CM नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में तेजी से विकास किया जा रहा है और फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में बिहार नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। वहीं पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छठ पूजा के लिए स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में छठ पूजा के दौरान बिहार के लिए 12,000 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 150 ट्रेनें रिजर्व रखी जाएगी, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर संचालित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में रेलवे में तेजी से कार्य किया गया है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आज बिहार में चल रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में 1899 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का निर्माण किया गया है। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट रेलवे में चल रहे हैं, जैसे वंदे भारत और फिर नमो भारत ट्रेनें, जो कि बिहार की अर्थव्यवस्था को गति देगी।
दोस्तों कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच खबर आई है कि राजपूत समाज की अनदेखी से नाराज पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद अपनी पार्टी बीजेपी छोड़ने वाले हैं। लेकिन अब बीजेपी छोड़ने की अटकलों को आर के सिन्हा ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने की रिपोर्ट बोगस है। उन्होंने कहा कि वे तब भी और अब फिर साफ करते हैं कि वे पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। आर के सिंह ने किसी अन्य पार्टी में जाने की संभावना को भी नकार दिया। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए बीजेपी छोड़ने की रिपोर्ट को बोगस करार दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने की सभी खबरें झूठी है। मैंने तब भी क्लियर कर दिया था और अब भी स्पष्ट करता हूं कि मैं पार्टी छोड़ने नहीं जा रहा हूं। मैं पार्टी में ही रहूंगा। किसी पार्टी को ज्वाइन करने की कोई भी संभावना नहीं है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर लगातार जेडीयू और बीजेपी नेता पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सम्राट चौधरी पर 1995 के तारापुर हत्याकांड में गलत उम्र का सर्टिफिकेट देकर के जेल से छूटने का आरोप लगाते हुए बर्खास्त करने और फिर गिरफ्तार करने की मांग की है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी का नाम शिल्पी गौतम केस से जोड़ते हुए उनसे कुछ सवाल किए हैं। वहीं पर जब बिहार में राजद की सरकार थी और फिर राबड़ी देवी सीएम थी, तब 1999 में शिल्पी जैन और फिर गौतम सिंह की जान जाने पर राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला करके रख दिया था। इस केस में राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का नाम भी आया था। अब तमाम आरोपों पर सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर पर पलटवार किया है। सम्राट चौधरी कैबिनेट में साथी विजय सिन्हा के घर कार्यक्रम में भाग लेने गए थे। उन्होंने यहाँ पर पत्रकारों से कहा कि 1995 में हम लोगों को जेल में डाल दिया गया था। मेरे घर के कुओं में लालू यादव के गुंडे और फिर पुलिस ने पेशाब कर दिया था। मेरे घर के 22 लोगों को जेल में डाल दिया था। तब नीतीश कुमार 7 किलोमीटर तक मेरे लिए पैदल चले और फिर आंदोलन किया। जब ह्यूमन राइट कमीशन ने लालू सरकार पर कार्रवाई की और फिर मेरे परिवार को पेनल्टी दिया। पर शिल्पी गौतम कांड पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस केस में पूरी तरीके से जांच सीबीआई ने किया है। हम लोगों को कुछ पता भी नहीं है। जिस राकेश की बात ये करते हैं वे हाजीपुर का रहने वाला है। जो कि आरोप लगा रहे हैं वो पूरे देश को लूटने आया है। जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरे देश को लूटने आया है। वहीं पर प्रशांत किशोर की कमाई पर उन्होंने कहा है कि हमें 241 करोड़ रुपए की फीस मिली। जब राजनीति में नहीं थे तब पैसा क्यों नहीं लिए? अब राजनीति में आए हो तो फिर हिसाब देना होगा। जब कोई सेल कंपनी जिसकी औकात 10 लाख की है वह 10 करोड़ कैसे चंदा दे सकता है? दोस्तों क्या एनडीए पर महागठबंधन भारी पड़ेगा? क्योंकि नए सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग अगले हफ्ते किसी भी दिन चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि 6 अक्टूबर के बाद बिहार में आचार संहिता लागू हो जाएगी। बिहार में सियासी पारा चरम पर है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल है कि इस बार बिहार की जनता किसे अपना आशीष देंगे। क्या नीतीश कुमार की फिर से वापसी होगी या फिर तेजस्वी यादव बड़ा कमाल करेगी? इसी बात पर जेवीसी पोल ने हालिया सर्वे किया है जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं और इसे देख करके किसी दलों में बेचैनी होनी स्वाभाविक है। 1 से 25 सितंबर 2025 के बीच आयोजित इस सर्वेक्षण में सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों में आमने सामने और फिर फोन पर साक्षात्कार के माध्यम से 73,283 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया। सर्वे में जनता से सीधे सवाल किया गया है कि इस बार राज्य में किसकी सरकार बनेगी। वहीं पर सर्वे के मुताबिक अभी तक एनडीए ही बढ़त बनाते हुए दिख रहा है। 243 विधानसभा सीटों में उसे पोल में 131 से 150 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं पर जबकि महागठबंधन के खाते में 81 से 103 सीटें आ रही है। कुल सीटें 243 है। एनडीए के खाते में 131 से 150 सीटें, महागठबंधन के खाते में 81 से 103 सीटें। एनडीए में भी भाजपा ही अभी सबसे ज्यादा सीट वाली पार्टी दिखाई पड़ रही है। सर्वे में भाजपा के खाते में 66 से 67 सीटें, जेडीयू को 52 से 58 सीटें, जबकि 13 से 15 सीटें एनडीए के अन्य सहयोगियों को मिल रही है। जबकि महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें राजद को मिलती दिख रही है। उसके खाते में 57 से 71 सीटें आ रही है। तो फिर वहीं पर कांग्रेस को 11 से 14 सीटें मिलती दिख रही है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में नौकरी और रोजगार बड़ा मुद्दा बना है। आपको बता दें कि बिहार के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का फिर से वादा किया है। इस पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष कह रहा है कि पहले पुराने वादे को पूरा करे। नीतीश कुमार ने फिर से नया वादा कर दिया। वहीं पर 1 करोड़ नौकरियों का वादा अब भी अधूरे है। जनसुराज पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार ने अभी तक इतने वादे कर दिए हैं कि 33,000 करोड़ चाहिए।
कैसे पूरे होंगे ये वादे, या फिर ये सिर्फ चुनावी वादे हैं? पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने जो भी वादे किए हैं अब तक किए हैं उसको पूरा करने का काम किया है। पिछले चुनाव में नीतीश कुमार ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था, इस वादे पर खड़े उतरे हैं। वहीं पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अब आने वाले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। विपक्ष को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जनता से जो वादे किए जाते हैं उसको पूरा भी किया जाता है। महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10 हजार रुपए दिए गए हैं। वहीं पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि नीतीश कुमार ने अब तक जो भी वादे करके किए हैं वो करके दिखाया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट तेज हो गई है। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में महागठबंधन और फिर एनडीए दोनों खेमों में सीट शेयरिंग को लेकर के जोरदार हलचल मची हुई है। खास करके महागठबंधन में चर्चा अपने चरम पर है। महागठबंधन के हम साथी और फिर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने संकेत दिया है कि सीट बंटवारे की घोषणा दशहरे तक हो जाएगी, यानी कि 2 अक्टूबर तक सीट शेयरिंग पर ऐलान की संभावना है। मुकेश सहनी ने कहा कि गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। उम्मीद है कि दशहरे पर हम लोग आपको बता देंगे कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जगह पर इस बयान से साफ है कि पार्टियां आंतरिक मंथन लगभग पूरा कर चुकी है और जल्द ही औपचारिक ऐलान हो सकता है। ऐसे में जहां पर एक और महागठबंधन औपचारिक सीट शेयरिंग का इंतजार कर रही है, वहीं पर कांग्रेस ने अपने हिस्से की तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी ने दिल्ली में हुई मैराथन बैठक में 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक इन सीटों में कांग्रेस के मौजूदा 19 विधायकों की सीटें भी शामिल। इसके अलावा पार्टी उन सीटों पर भी फोकस कर रही है जहां पर 2020 में वे दूसरे स्थान पर रही थी या फिर जिन्हें वे अपनी पारंपरिक सीट मानती है। वहां पर कांग्रेस इस बार कई नए चेहरों को मौका देने के मोड में है। जिन विधायकों पर अपने क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी है वहां पर बदलाव की संभावना है। वहां पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महागठबंधन में छोटे दलों को एडजस्ट करने के लिए राजद और फिर कांग्रेस दोनों अपनी सीटें कम कर सकते हैं। आरजेडी को 2020 में 144 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार वे 130 सीटों तक सिमट कर रह जा सकती है। वहां पर कांग्रेस ने 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि वे करीब 58 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर इन सीटों को घटाने के पीछे मकसद है नए सहयोगियों को जगह देना और वाम दलों को मजबूती देना। दोस्तों, पटना के 2 गांवों ने वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। दरअसल बात है कि बिहार में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश और फिर उसके बाद आई बाढ़ की मार से अब तक कई गांव उभर नहीं पाए हैं। खेतों से लेकर के गलियों तक जल जमाव की समस्या बनी हुई है। इस बीच राजधानी पटना जिले के 2 गांव के लोगों ने नाराजगी जताते हुए विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार और प्रशासन उनकी समस्याओं के प्रति पूरी तरीके से उदासीन है। जब पटना जिले के बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खुशरूपुर प्रखंड के इस्माइलपुर गाँव के करीब 1000 मतदाताओं ने वोट नहीं डालने का निर्णय लिया है। गाँव के मोहानीपुर वोट बहिष्कार का बैनर भी लगा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 1 महीने से अधिक बीत जाने के बाद भी गांव और फिर खेतों से बाढ़ का पानी नहीं निकाला गया है, जब फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है और फिर अब तक कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं मिली है। दोस्तों, जीतन राम मांझी को आई लव मोहम्मद स्लोगन से आपत्ति है। जी हाँ, आई लव मोहम्मद स्लोगन पर मचे सियासी बवाल के नरेंद्र मोदी सरकार की एमएसएमई मंत्री और पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया। जीतन राम मांझी ने इस पर आपत्ति जताई है। यूपी से शुरू इस विवाद पर बिहार में भी हलचल दिख रही है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने इस पर रोक लगाने की अपील की है। आई लव मोहम्मद के बाद बिहार में आई लव शक्ति के पोस्टर लगाए गए हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं पर गया जी में मांझी ने कहा कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए हैं जो उनसे सांप्रदायिकता की बू आती है। संविधान सबको अपने धर्म का प्रचार करने की इजाज़त देता है, लेकिन अगर इससे समाज या फिर देश का नुकसान होने लगे तो फिर गलत हो जाता है। उन्होंने कहा है कि भगवान के पास पहुंचने के लिए अनेक रास्ते हैं, चाहे मोहम्मद हो, श्री राम हो, श्री कृष्ण हो या फिर जो हो, लेकिन जहां सांप्रदायिकता की बू आती है उसके लिए किसी का नाम लिया जाता है तो फिर सही नहीं है। आई लव मोहम्मद की बात से कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की बू आती है, इसके चलते विरोध हुआ है। वहीं फिर आई लव मोहम्मद प्रकरण पर अररिया में भारी बवाल हुआ तो फिर राजनीति भी उबल रही है। बीजेपी इसके विरोध में है तो फिर ओवैसी की पार्टी समर्थन में है। जब किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इसमें गलत क्या है, मोहब्बत का विरोध किया जा रहा है तो फिर मुगले आजम की तरह मोहब्बत जिंदाबाद का नारा बुलंद किया जाएगा। वहीं पर इधर नवरात्रि के फलाहार कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ऐसा पोस्टर लगाया जा रहा है, अगर गलती से भी हवा में पोस्टर फट जाए तो कहेंगे कि सर तन से जुदा। जय इसके कार्यक्रम में मंच पर आई लव शक्ति के पोस्टर लगाए गए।
दोस्तों, बिहार का विधानसभा चुनाव रोचक हो गया है। सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी अब उतारने जा रहे हैं शंकराचार्य। जी हाँ, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने घोषणा की है कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर गौ भक्त निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे। आपको इसके बारे में पहले भी खबर दी गई थी। वहीं पर उन्होंने इसे सनातनी राजनीति की शुरुआत बताते हुए कहा है कि गौ माता के संरक्षण और सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि वे स्वयं और फिर अन्य साधु संत इन उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों से अपील की है कि वे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के उद्देश्य से केवल गौ रक्षा के लिए प्रतिबद्ध उम्मीदवारों को ही वोट दें। उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से संपर्क करके गौ माता को लेकर के उनके स्पष्ट रुख की मांग की थी, लेकिन किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मजबूर होकर के अब वो अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उम्मीदवारों की सूची नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद औपचारिक रूप से जारी की जाएगी। दोस्तों, सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। बिहार के सभी प्रखंडों में 534 प्रखंडों में 10-10 हजार वर्ग फीट जमीन पर सब्जी केंद्र का निर्माण होगा। जब बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है, दरअसल बिहार के सभी 534 प्रखंडों में 10-10 हजार वर्ग फीट भूमि पर जमीन केंद्र बनाए जाएंगे। जब प्रत्येक केंद्र पर 96 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे। सहकारिता विभाग ने अगले 2 वर्षों में सभी प्रखंडों में सब्जी केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इन केंद्रों पर किसानों को सब्जियों के भंडारण की अत्याधुनिक व्यवस्था होगी। वहीं पर सहकारिता विभाग का मानना है कि प्रखंडों में अत्याधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण से किसानों को सब्जी उत्पादन के बेहतर भंडारण एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। सहकारिता विभाग के मुताबिक सब्जी केंद्र में 10 टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज, 20 टन क्षमता का गोदाम भंडारण, सब्जी संग्रहण केंद्र, सब्जियों की छंटाई एवं पैकेजिंग के लिए शेड की व्यवस्था होगी। सब्जी केंद्रों के निर्माण के लिए कृषि विभाग की ओर से जमीन भी उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आपको बता दें कि लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ये घोषणा उन्होंने महुआ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की है। तेज प्रताप यादव का आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के प्रति अनुचित और फिर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने मंच से कहा कि महिलाओं की गरिमा और फिर सम्मान का हनन करना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की भाषा न केवल असंवैधानिक है बल्कि समाज में महिलाओं के खिलाफ गलत संदेश भी देती है। उनका कहना था कि इस तरह के बयान के लिए कानूनी कार्रवाई होना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जब कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राजद पार्टी महिलाओं की सुरक्षा और फिर सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार महिलाओं के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील होती है तो फिर इस तरीके की घटनाएं सामने ही नहीं आती। उन्होंने राज्य के यानी कि बिहार के नागरिकों से अपील की है कि वे इस मामले में सचेत रहें और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाएं। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव साल में सरकार हर तबके को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी कड़ी में युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। केंद्रीय सिपाही चयन परिषद यानी कि CSBC ने बिहार के 3 महत्वपूर्ण विभागों मद्य निषेध विभाग, कारा एवं सुधार सेवाएं विभाग और फिर परिवहन विभाग में कुल 4128 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की। इस भर्ती को लेकर के युवाओं में खास उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि ये अवसर उन्हें सरकारी नौकरी का भरोसा दिलाते हैं। वहीं पर जारी अधिसूचना के अनुसार मद्य निषेध विभाग में सिपाही के 1063 पद, कारा एवं सुधार सेवा विभाग के कक्षपाल के 2417 पद और परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही के 108 पद भरे जाएंगे। सभी पद एक ही संयुक्त भर्ती प्रक्रिया के तहत भरे जाएंगे। ये पहल न केवल बिहार में रोजगार के नए रास्ते खोलेंगे बल्कि शराबबंदी कानून, जेल प्रशासन और फिर परिवहन व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी। दोस्तों, नीतीश सरकार की धराधर घोषणाओं को लेकर के तेजस्वी यादव ने सवाल पूछ डाला है। उन्होंने कहा है कि आखिर 7 लाख करोड़ कहां से आएंगे। जब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में सत्तारूढ़ दल की तरफ से लगातार घोषित की जा रही योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन को लेकर के सवाल पूछे हैं और कहा है कि सरकार के खजाने में खर्च करने के लिए महज 1 लाख करोड़ रुपए हैं और चुनाव से पहले एनडीए की सरकार ने बिहार के लोगों को 7 लाख करोड़ रुपए के सब्ज बाग दिखा दिए हैं। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि इतनी सारी घोषणाओं और फिर योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसे कहां से आएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार का बजट 3,95,000 करोड़ का है, जिसमें गैर
योजना मद में 2 लाख करोड़ और योजना मद में 1,16,000 करोड़ का बजट निर्धारित है। इसके अलावा अतिरिक्त आय से 80,000 करोड़ जुटाने की योजना है। उन्होंने कहा है कि इस हिसाब से योजनाओं के लिए 1,95,000 करोड़ की राशि उपलब्ध होगी। ऐसे में सरकार को ये बताना चाहिए कि घोषित योजनाओं के लिए सरकार पैसे कहां से लाएंगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने इसी साल मई से सितंबर तक कुल 1,15,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। इससे पहले दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कुल 50,000 करोड़ की घोषणा की थी। उन्होंने कहा है कि यदि केंद्र और फिर राज्य सरकार की ओर से की गई सभी घोषित योजनाओं को जोड़ दें तो 7,08,729 करोड़ की घोषणाएं की गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार के पास 1 लाख करोड़ भी खर्च के लिए नहीं है और सरकारी घोषणाओं के हिसाब से 7 लाख करोड़ से ज्यादा राशि की जरूरत है।